हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई गुजरात डिवीज़न बन गया है, सियालकोट डिवीज़न नहीं बना, क्या है डिवीज़न के एहतियात क्या हैं? कि सियालकोट डिवीजन बन थी, नारोवाल भी तकरीबन करीब था, गुजरात भी करीब था। अब तो एयरपोर्ट की वजह से तकरीबन सारे लोग सियालकोट में आ रहे हैं। मैं कहता चलूँ कि हमारे सियासतदानों की वजह से या इनकी नाहली की वजह से फेल हो चुका है, या हम इसकी वजह से नाकाम हो चुके। और 40 लाख लोगों को उन सहूलतों से महरूम करना और 27 लाख लोगों को तरजीह देना, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। या फिर मैं ये एक मिसाल देता हूँ कि किसी क्लास में अगर 10 या 20 बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें से अगर एक बच्चा आगे निकल जाता है तो उसको अप्रिशिएट तो करना बनता है, लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता है उसको भी तो डांट डपट करनी चाहिए। तो आज जो सियालकोट हमारा, सियालकोट के ताजरों ने ड्राई पोर्ट बनाया, सियालकोट के ताजरों ने एयरपोर्ट बनाया, और सियालकोट के जो ताजर हैं वो अभी एयरलाइन, कौमी एयरलाइन बना रहे हैं, और ये बहुत बड़े सरप्राइज़ हैं। बेसिकली मैं कहता चलूँ कि सियालकोट की आवाम के दिलों की आवाज़ जो है इनकी ज़ुबानी आज आप सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं YG TV। जैसा कि आपने पहले मुझे बहुत दफ़ा टीवी पे देखा होगा, और टीवी पे आज मैं क्यों एक छोटा सी वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़रूरी ये वीडियो है, ख़ासकर सियालकोट की आवाम के लिए, और देखा जाए तो डिवीज़न गुजरांवाले की सारी आवाम के लिए ही ये वीडियो ज़रूरी होगी। ये क्यों ज़रूरी है मैं ये भी आपको बताऊँगा, क्योंकि आज हम इसके अंदर जो गुजरात का नोटिफिकेशन चंद दिन पहले जारी किया गया है, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने करवाया है, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उस हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो पहले वीडियो हमारी बनती थी वो टेलीविज़न पर बनती थी। आप देखते हैं कि टीवी पर जब कोई वीडियो चलती है तो हमें मौक़िफ़ देने के लिए सिर्फ हमारे पास 1 या 1.5 मिनट का वक्त होता है, और ये आज हमारा इतना इम्पोर्टेंट इशू है जिसके लिए हमें शायद कोई 5, 6 या 7 मिनट की ये वीडियो बनानी पड़े। आज जैसा कि आपको पता है कि चहम गोइयाँ चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई गुजरात डिवीज़न बन गया है, सियालकोट डिवीज़न नहीं बना, क्या है डिवीज़न के एहतियात क्या हैं। कुछ हमारे कॉमन मैन ऐसे हैं, देहातों में रहने वाले बेचारे लोग ऐसे हैं कि अगर गुजरात डिवीज़न बन गया है तो गुजरात के पास क्या चला गया है, और अगर सियालकोट नहीं बना तो सियालकोट से क्या छीन गया है। इस हवाले से हमारे पास एक समड़ियाल के शहरी हैं, बल्कि शहरी मैं कहता चलूँ कि ये हमारे एक मंजे हुए सियासतदान हैं, शेख वसीम साहब, और दूसरी तरफ आपको कहता चलूँ कि ये बिजनेसमैन भी हैं, और ये दोनों की तर्जमानी करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली मैं कहता चलूँ कि सियालकोट की आवाम के दिलों की आवाज़ जो है इनकी ज़ुबानी आज आप सुनेंगे। सबसे पहले तो हम इनसे बात करेंगे कि भाई डिवीज़न जो गुजरात बना है क्या वजह है, सियालकोट को क्यों नज़रअंदाज किया गया है। सियालकोट इतना बड़ा हमारा ज़िला है और इतना ज़रूरी ज़िला है, मतलब इसके अंदर इतनी ज़्यादा सनत है, और इसके बावजूद पहले भी इसको एक दफ़ा नज़रअंदाज किया गया था जब यहाँ पर सुनने में आया है कि डिवीज़न गुजरांवाला बना था, उस वक्त भी इसको बनना चाहिए था। आज दोबारा इसके साथ ज़्यादती कर दी गई है चौधरी बरादरान की तरफ से, और आज हम शेख साहब से ये पूछते हैं कि क्या वजह है, इस ज़्यादती का जिम्मेदार कौन है, और क्या वाकई गुजरात को डिवीज़न बनना चाहिए था। जी शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अहम इशू को हाईलाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं कोई बात कर सकूँ। जैसा कि आपने कहा है कि ये क्यों ज़रूरी है डिवीज़न बनना सियालकोट। देखिए, आबादी के लिहाज से सियालकोट जो ज़िला है ये पाकिस्तान का 13वां बड़ा ज़िला है, और आबादी इसकी तकरीबन 40 लाख के करीब है। और गुजरात की, सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये सियालकोट क्यों ज़रूरी है और सियालकोट के साथ ज़्यादती क्यों की गई है। ये जो ज़िला गुजरात डिवीज़न बना है इसकी आबादी है तकरीबन 27 लाख, और सियालकोट की जो आबादी है वो है 40 लाख के करीब, और 40 लाख लोगों को उन सहूलतों से महरूम करना और 27 लाख लोगों को तरजीह देना, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखें, सियालकोट के जो ताजर थे इनको तो वैसे भी तोहफे के तौर पर ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी, और ये सियासी फ़ैसला हुआ है, और सियासी फ़ैसले में भी सियालकोट के साथ, सियालकोट की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सियालकोट के ताजरों ने ड्राई पोर्ट बनाया, सियालकोट के ताजरों ने एयरपोर्ट बनाया, और सियालकोट के जो ताजर हैं वो अभी एयरलाइन, कौमी एयरलाइन बना रहे हैं, और ये बहुत बड़े सरप्राइज़ हैं। ये उनकी अनथक दिन रात की मेहनत है कि सियालकोट इतना तरक्की पजीर हो रहा है और दिन ब दिन बुलंदियों की तरफ जा रहा है सियालकोट। और ऐसी कोई भी सहूलत गुजरात में तो है ही नहीं
कि जिसको हम कहते कि जी ठीक है उसे बना दें। और इतने दुख की बात है कि जब भी एयरपोर्ट पे कोई हमारे कौमी एयरलाइन के ज़रिए या अपने खसूसी त्यारे के ज़रिए कोई लोग आएंगे, उधर RPO का होना ज़रूरी होता है, उधर अपना DCO का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या वो गुजरात से आया करेंगे? अगर ये सहूलत देनी ही थी तो सियालकोट को दे देते, मोटरवे भी उधर है, और वो उधर से ही उनको रिसीव करते, मेहमान नवाजी में कमी भी ना आती। मैं समझता हूँ ये 40 लाख लोगों को महरूम रखा है जो डिवीज़न में सहूलियात होती हैं उनसे, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा शेख साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे अदारे मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास एक ताजरों की तरफ से बनाया गया जो एयरपोर्ट है वो मौजूद है, जिसके लिए यहाँ पर RPO का होना ज़रूरी होता है, या कमिश्नर का, या जिस पर आप कहें कि कोई मेहमान खुसूसी आ रहा है या कोई बाहर से कोई डेलीगेशन आ रहे हैं, तो उसके लिए ये जो बड़े ऑफिसर होते हैं इनका यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। जबकि एयरपोर्ट वहाँ पर नहीं है, एयरपोर्ट के अलावा वहाँ पर ड्राईपोर्ट भी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गुजरात के पास नहीं है। लेकिन मैं एक और शेख साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि आप देखें कि अगर 2 भाई भी किसी एक घर में रहते हों, या फिर मैं ये एक मिसाल देता हूं कि किसी क्लास में अगर 10 या 20 बच्चे पढ़ते हैं, तो उनमें से अगर एक बच्चा आगे निकल जाता है तो उसको अप्रिशिएट तो करना बनता है, लेकिन जो बच्चा फेल हो जाता है उसको भी तो डांट डपट करनी चाहिए। तो आज जो सियालकोट हमारा, मैं कहता चलूँ कि हमारे सियासतदानों की वजह से या इनकी नाहली की वजह से फेल हो चुका है, या हम इसकी वजह से नाकाम हो चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या सियासी लोग या सियासतदान जितने भी हैं सारे ही इसके जिम्मेदार हैं, या फिर जो मौजूदा लोग हैं वो जिम्मेदार हैं? मेरे ख्याल से तो इसके जिम्मेदार सारे ही होंगे। जी मैं समझता हूँ कि परवेज़ लाई साहब को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, वो वज़ीर आला पंजाब बने। उन्हें सियासी बुनियादों पर फैसले नहीं करने चाहिए थे। वो देखते कि सियालकोट के जो ताजर हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ज़र मुबादला कमा रहे हैं, और 3 अरब डॉलर की वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 20 अरब रुपया, वो तकरीबन 20 अरब से ज़ायद वो टैक्सेस दे रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये तो उनको वैसे तोहफे में देना चाहिए था कि यार आपको तो सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको अदारों की ज़रूरत है, आप लोग जाते हो गुजरांवाला में, ठीक है, आप काम करने वाले लोग हो, आपको ये सब सहूलतें सियालकोट में देते हैं। और ये इन्हें अब भी अपना फ़ैसला चेंज करना चाहिए परवेज़ लाई साहब को, और इससे इनका कद और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कि भाई मैंने देखा कि ये फ़ायदा सियालकोट की आवाम को चाहिए, ये 40 लाख की जो आबादी पर मुश्तमिल शहर है उसको चाहिए, ना कि 27 लाख वाले को। मैंने बाद में पढ़ा है, बाद में मैंने देखा है, और ये मैं आपको देता हूँ डिवीज़न, आपका हक बनता है, इससे उनका कद बढ़ेगा। और इन कारोबार करने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए उसके जो खदशात होते हैं, एमरजेंसी होती हैं, उसके लिए हमें अपना RPO साहब का इधर होना बहुत ज़रूरी है, DCO अपना कमिश्नर साहब का होना बहुत ज़रूरी है, DIG साहब का होना बहुत ज़रूरी है इधर सियालकोट में, और ये होने चाहिए थे ताकि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता। हम जो गुजरांवाल जाते हैं टाइम वेस्ट करते हैं, हमें ना टाइम ज़ाया करना पड़ता, सब कुछ सियालकोट में होता। बाकी जो मुकामी सियासतदान है, मैं समझता हूँ उन्होंने अभी हाल ही में नादरा एक ऐसा खूबसूरत दफ्तर बनाया है ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब ने। मैं ये समझता हूँ ये सियालकोट की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और जो एक ही छत तले तकरीबन हज़ारों लोग एक दिन में मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जब भी मौका मिला है वो काम उन्होंने किया है, सियासतदानों ने काम किया है, अपने अपने हिस्से की शमें रोशन की हैं। लेकिन ये सियासी फ़ैसला अचानक कर देना और फिर उस जगह पे फ़ायदा देना, और मैंने कल इंटरव्यू सुना है भट्टी साहब हैं अफजाबाद से, ये वाहद डिवीज़न मुझे ऐसी लग रही है कि जिसकी आवाम चाहती नहीं है कि हम गुजरात के साथ शामिल हों। और मैं भट्टी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं हम तो चाहते नहीं हैं कि हम गुजरात में शामिल हों। तो इसका बेहतरीन हाल यही था कि सियालकोट डिवीज़न बंद थी, नारोवाल भी तकरीबन करीब था, गुजरात भी करीब था। अब तो एयरपोर्ट की वजह से तकरीबन सारे लोग गुजरात सियालकोट में आ रहे हैं, सारे लोग, नारोवाल वाले भी, सराय आलमगीर तक, जेलम तक लोग समरियाल आते हैं, क्योंकि उनकी फ़्लाइट होती हैं। तो रुझान बन गया था, मोटरवे बन गई, लाहौर से 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का सफ़र है ये। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी फ़ैसला उनको तब्दील करना चाहिए, और जो उन्होंने हक़ से महरूम रखा है सियालकोट को, उसका हक़ परवेज़ लाई साहब को देना चाहिए, उन्हें अपना फ़ैसला तब्दील करना चाहिए। अच्छा, मैं शेख साहब आपको बताता चलूँ कि ये तो अगर आवाम हमारी कबल को वीडियो देखेगी तो वो फिर बताएगी कि हमारे इंटरव्यू के रिमार्क्स क्या होने चाहिए या इसके मोरल क्या होना चाहिए। पहले तो यही मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बहसीयत कामन सियालकोट शहरी के जो चौधरी साहब हैं, परवेज़ लाई साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब भी हैं हमारे, वो तो कभी नहीं ये चाहेंगे कि हमारा जो गुजरात है वो हम उसे छोड़ दें, और इतनी बड़ी कुर्बानी की तवक्को आप उनसे बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वो अपने इलाके को अप्रिशिएट करेंगे। ज़ाहिर बात है उनके वोटर हैं, वो उन वोटरों की तरफ ही जाएंगे। हम
दूसरे सवाल की तरफ आते हैं और आपसे ये पूछता हूँ कि अगर गुजरात डिवीज़न अगर बन गया है वहाँ पर क्या क्या एहतियात उसके मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं और उनको कौन कौन से इजला दिए गए हैं, ये तो बताएं ज़रा, इस बात पर रोशनी डालें। क्योंकि हमारी जो कॉमन मैन आवाम है समड़ियाल की, सियालकोट की, बल्कि पूरे डिवीज़न की, उनको अभी समझ नहीं लग रही कि हमारे जो कितने डिवीज़न हैं, अपना डिवीज़न के कितने इजला हैं जो तकसीम किए गए हैं और क्या उनकी तकसीम ठीक की गई है। जी, उनकी तकसीम भी गलत की है। अगर सियालकोट डिवीज़न बनता तो नारोवाल ज़िला था एक, वो उसका हिस्सा बनना था डिवीज़न का, और गुजरात बनना था, जो कि बिल्कुल एक ही पट्टी पे आते हैं और बिल्कुल करीब हैं, और उनका मरकज़ सियालकोट बनता है। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि इसके डिवीज़न में इख्तियारात क्या होते हैं, हमें सियालकोट को क्या मिलना था। देखिए, बैंकिंग कोर्ट बनती हैं डिवीज़न में, ड्रग कोर्ट बनती हैं डिवीज़न में, और प्लस FIA वो ऑफिस बनते हैं डिवीज़न में, और जैसे मैंने पहले कहा कि कमिश्नर साहब बैठते हैं डिवीज़न में और RPO साहब बैठते हैं डिवीज़न में। ये सारे इनके ऑफिस होते हैं, और इनकी छतरी के नीचे जराइम बहुत कम होता है कि लोगों को पता होता है। और जब भी हम अपील करने जाते हैं, सियालकोट वाले गुजरांवाला जाते हैं, अगर ये सारे ऑफिस सियालकोट में आ जाते तो हमें अपने हक में अपने घर में ये हक मिल जाना था कि हम अपील कर सकें। अब हमें गुजरात जाना पड़ेगा, गुजरात जाना पड़ता है। अब हमें नहीं जाना पड़ना था अगर हम सियालकोट में ये डिवीज़न बन जाती। तो बस सियालकोट की आवाम, ये जो अपना PTI के अपना रहनुमा बने हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े नारे भी मारे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी लाशों के ऊपर गुजर के ये बनेगा, ये सब कुछ होगा, ये मैं सुनता रहता हूँ। लेकिन अफसोस कि अभी तक उन्होंने ये एहतजाज नहीं किया। उनका हक बनता था कि वो ताकत में है, वो कहें परवेज़ इलाही साहब को कि ये हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि ये वो आवाम के हकूक़ की जद्दोजहद करेंगे, और जितना वो अपना दूसरे और कामों में फ़ौरन बाहर आ जाते हैं, रोडों पे, सड़कों पे, वो जो ये काम है 40 लाख लोगों को जो फ़ायदा पहुँचता है, उसके लिए उन्हें बाहर आना चाहिए और ये काम करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो पैगाम है उस्मान डार साहब के नाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्मान डार साहब का जो बयानिया है बहुत ज़्यादा चल रहा था जब उन्होंने कहा था कि अगर डिवीज़न का स्टेटस गुजरात को मिलता है तो मेरी लाश से गुजर के शायद वो कोई पेपर्स हैं जो वो साइन करेंगे, जैसा कि अब वो हो चुका है और पंजाब भी उनके पास है, गवर्नमेंट भी उनकी है। लेकिन उनका खामोश रहना आज भी लम्हा फ़िक्रिया है। उनको याद होना चाहिए कि दोबारा भी अगर वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं या फिर वोट लेना चाहते हैं तो कम से कम उन्हें एक सच्चा या झूठा कोई भी बयानिया हमें ज़रूर सुनाना चाहिए। हम सियालकोट की आवाम हैं और ज़ाहिर बात है कि जो PTI के वर्कर हैं, जो PTI के वोटर सपोर्टर हैं, वो उनको अच्छी तरह से मानते हैं, जानते हैं और उन पर अपनी जान तक फिदा करते हैं। लेकिन उनके चुप रहने से हो सकता है कि उनके म्यार और वोटर में कमी आ जाए। और दूसरा सर, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल है कि इसको ज़्यादा डिवाइड किया जाए, ज़्यादा डिवीज़न में तकसीम किया जाए? क्योंकि ज़ाहिर बात है, जैसा कि आपने कहा, वहाँ पर डिवीज़न में RPO बैठेगा, DIG बैठेगा और वहाँ पर जो एंटी करप्शन की इजाफी अदालत है वो भी लगाई जाएगी। तो इस हवाले से बताएं कि ज़ाहिर बात है उनके एक्सपेंसिव भी पे करने पड़ेंगे और हुकूमत को ही करने पड़ेंगे, सरकारी अफसरान की सैलरी वगैरह होती है। तो इस बारे में हमको बताएं ज़रा सर, बिस्मिल्लाह। इसमें कोई कबाहत नहीं है, होने चाहिए छोटे छोटे अपना डिवीज़न होने चाहिए। तो जो ज़्यादा रहती है आवाम को उनके जो जायज़ हकूक़ हैं वो उनकी दहलीज़ पर मिलते हैं, ये होना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने देखा कि जितने हमारे सूबे ना, जितने हमारे डिवीज़न होते हैं, जितना रकबा या जितनी आबादी के लिहाज से डिवीज़न बनते हैं, उनके सूबे बन रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम को फ़ायदा पहुँचता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जी बिल्कुल, ये शेख वसीम साहब थे जो कि मानी जानी हस्ती हैं हमारे समड़ियाल की और सियासी वर्कर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। आपने इनकी गुफ्तगू जानी और बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर चौधरी बरादरान को देखा जाए, परवेज़ इलाही साहब को देखा जाए, को वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने आते सार ही ब्लास्ट किया है, काबिल तारीफ़ काम किया है अपने इलाके के लिए। मैं सियालकोट का रहायशी हूँ लेकिन उनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने लिए कुछ किया है, उन्होंने किसी पर तनकीद नहीं की। वो रोडों पर आने के उन्होंने नारे नहीं लगाए, उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा। उन्होंने अपनी जो अवाम है उसको एतमाद में लिया है, जो कि एक काबिल तारीफ़ अमल था, जो कि उनके लिए करना बनता था। और उस्मान डार साहब जो हैं अभी हमारे मौजूदा हुक्मरान भी उनके साथ हैं और पंजाब की हुकूमत उनके साथ है, गवर्नमेंट उनके साथ है, पूरे रिसोर्सेज और ज़राए उनके साथ हैं, लेकिन इनके बावजूद वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। ये थी आवाज़ हमारी सियालकोट की आवाम के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि
आज भी वो जो स्टेटस है हमें मिलना चाहिए। सियालकोट से ज़्यादती हुई है तो इसको ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि यहाँ पर इंतज़ामिया कहीं होश में आ जाए, या हो सकता है कि वजारतें कोई होश में आ जाएँ, या फिर हो सकता है कि वो रहम दिली का मुजाहरा करते हुए परवेज़ इलाही साहब ही अपना फ़ैसला जो है उसको तब्दील कर दें। तो आप मेरा चैनल देखते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करूँगा। खासकर जो हमारे परदेसी भाई हैं उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा इंशाल्लाह। उनके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसमें डाली जाएंगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।